जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन हमारे बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस टॉपिक में आप लोगों के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है गति, यानी कि मोशन। गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है और गति कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम समान अवस्था में अगर बात करें कि गति किसे कहते हैं तो सारे बच्चे यही जवाब देते हैं। अधिकतर बच्चे गति का यही डेफिनेशन देते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन अगर हम अच्छे एग्जाम दे रहे हैं या फिर अच्छे लेवल के कंपटीशन का अगर हम क्वेश्चन का जो कि आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर इसे गलत माना जाएगा, क्योंकि जो गति होती है उस समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। क्या करती है? समय के साथ अपनी अवस्था को परिवर्तन करती है। तो इसके लिए हमें डिफिनेशन देना पड़ेगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को बदले, क्या करे? ध्यान से समझिएगा। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को बदले उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, गति का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए, गति, ठीक, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को बदले उसे हम गति कहेंगे। देखिए, गति यहाँ पे तो कई प्रकार की होती हैं, बहुत सारी गतियाँ होती हैं। अगर हम मुख्य अगर गतियों के लेकर के चलते हैं कि मुख्य गति कितनी प्रकार की होती हैं, तो जो मुख्य गति होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अगर सबसे पहले नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो होती है रेखीय गति। क्या होती है? रेखीय गति है। और सेकेंड नंबर की हम बात कर लें तो वृत्तीय गति होती है। क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। अगर हम थर्ड नंबर पे यहीं पे बात कर लेते हैं तो दोलन गति होती है। क्या होती है? मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से समझा रहा हूं सारी चीजें, ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन रहे इन सब चीजों को लेकर के, इन पॉइंट्स को लेकर के, इन टॉपिक को लेकर के, तो आपका बिल्कुल बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें जब आपका बेस मजबूत हो जाता है ना, तो पढ़ने में वाकई मजा आती है। अगर जैसे कि आप किसी घर की बनावट कर रहे हो, घर बना रहे हो, तो जब उसकी नींव मजबूत होती है तो ऊपर चाहे उसकी कितनी बिल्डिंग्स बनाते जाओ, उस पर कोई डर नहीं रहता। अगर जब नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो अगर 2 4 10 बिल्डिंग बनाओगे वो गिर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बेस मजबूत करना सबसे जरूरी काम है। तो इसलिए मैं इस टॉपिकों को मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और जो भी बच्चे अगर 9th 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो बिल्कुल रामबाण साबित होगा, इतना मान के चलिए आप। ये उसी वहीं से मैं इन सारे टॉपिकों को, सारे पॉइंट्स में आप लोगों को दूंगा, जिसकी वजह से आपका बेसिक क्लियर होगा। तो अगर सबसे पहले बात करने की है गति। गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदले उसे गति कहेंगे। ठीक, उसके बाद गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो कई प्रकार की होती हैं गतियां, तो हम बात करते हैं रेखीय गति। तो देखिए, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। रेखीय गति में जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा हो, क्या कर रहा हो? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। सिंपल सी बात है। कोई भी वस्तु जो हमारे ब्रह्मांड की है, यह हमेशा एक सीधी रेखा में गति करना चाहती है। क्या चाहती है? सीधी रेखा में गति करना चाहती है, लेकिन कोई बाहरी बल आकर के उसकी दिशा को मोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से गतियां क्या हो जाती हैं? वहां पे वृत्तीय गति हो जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक। हालांकि पृथ्वी अपनी सीधा जाना चाहती है, एक रेखीय गति करना चाहती है, यानी कि सीधी रेखा में गति करना चाहती है, लेकिन सूर्य का जो बल है उसे मोड़ दे रहा है, उसका दिशा परिवर्तन कर दे रहा है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा गति कर रही है, यानी कि एक प्रकार की वृत्तीय गति कर रही है। समझे आप? तो मैं एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दे के समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट न रहे।
तो अगर बात करते हैं रेखीय गति, तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करना चाहती हो या गति कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। अब देखिए, इस वृत्तीय गति से लेकर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो है हमारा गुणन, क्या होती है? गुणन। और दूसरा होती है हमारी परिक्रमा। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के, एक तो गुणन और दूसरा परिक्रमा, और ये दोनों को दोनों गति ही वृत्तीय गति है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन ये करते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी कैसी गति कर रही है, तो हमारी पृथ्वी तो दोनों स्थिति में वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन और डीप में जाएंगे इसके तो क्या आंसर निकलेगा? एक तो गुणन और दूसरा परिक्रमा। गुणन और परिक्रमा वास्तव में वृत्तीय गति है। क्या है? वास्तव में वृत्तीय गति है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर बुक्स में लिख के आ गया, पेपर में लिख के आ गया कि सर वहाँ पे तो गुणन और परिक्रमा लिखा ही नहीं है, वहाँ तो वृत्तीय गति लिखा हुआ है। तो आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो पृथ्वी है वो वास्तव में कैसी गति कर रही है? दोनों कंडीशन में वृत्तीय गति कर रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन में ही है। ठीक है। और यहाँ पे है क्या? दो अलग अलग गति, एक तो गुणन और दूसरा परिक्रमा। गुणन को हम दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं, परिभ्रमण भी बोलते हैं इसको, परिक्रमा को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, इसके साथ साथ हम इसे परिक्रमण गति भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं इनके, तो हालांकि इनके नाम को भी आपको याद रखना है। बच्चे यहाँ पे भी इसको लेके कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर गुणन किसको कहते हैं? गुणन तो समझ में आता है एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं कि यहाँ पे परिभ्रमण किसे कहेंगे, परिभ्रमण गति किसे कहेंगे? तो आप याद रखिएगा, परिभ्रमण जो गति होगा वो गुणन गति को ही परिभ्रमण गति कहेंगे। क्लियर हो गया? और परिक्रमण गति कौन सा हो जाएगा? परिक्रमा को ही परिक्रमण गति करते हैं। ठीक। अब देखिए, बात आती है कि सर वृत्तीय गति कहते किसे हैं? तो वृत्ति किससे मिलके बना हुआ है? वृत्त से। किससे मिलके बना हुआ है? वृत्त से बना हुआ है, और इसमें गति है, यानी कि जब वृत्त के बने मार्ग पर गति करता हो, वृत्त के बने मार्ग पर, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप, मैं एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगा। देखिए, ये कोई पदार्थ है, ये गति कर रहा है। ठीक। ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और ये पूरा का पूरा वृत्त का निर्माण हो रहा है, 360 डिग्री है, वृत्त है ये पूरा। तो देखिए, जब कोई वस्तु इस वृत्त के बने परिधि के मार्ग पर गति कर रहा हो, या फिर वृत्त के परिधि पर गति कर रहा हो, वृत्त का परिधि पूरा का पूरा यही तो हो जाएगा, ये वृत्त का परिधि कहलाएगा इसका चारों ओर। तो या तो इसका मार्ग बोलिए या फिर इसका वृत्ति पथ बोलिए। ठीक। तो जब कोई वस्तु इस वृत्त के परिधि पर या फिर वृत्ति पथ पर गति करता हो तो उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। अब आप सिंपल सा और समझना चाहते हैं और थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो सिंपल सा ये समझिए कि जब कोई वस्तु गति करके एक वृत्त का निर्माण कर देती है, क्या? एक गोले का निर्माण कर देती है, यानी 360 डिग्री जब कोई भी वस्तु घूम जाती है तो क्या होती है? वृत्तीय गति कहलाती है, यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाती है। ठीक। जब कोई वस्तु गति करके एक वृत्त का निर्माण कर दे, यानी 360 डिग्री का निर्माण कर दे, तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन ये होते हैं कि सर ये गुणन और परिक्रमा वृत्तीय गति कैसे कहलाएगा? यहाँ पे बहुत सारे डाउट आ जाते हैं बच्चों के माइंड में। तो हमारी जो पृथ्वी है वो वास्तव में वृत्तीय गति कर रही है, दोनों के दोनों ही कंडीशन में। देखिए, मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम गुणन को उठाते हैं, क्या कहते हैं? गुणन को उठाते हैं और यहाँ पे लेकर आते हैं, और सबसे पहले हम इसके डीप में अध्ययन करेंगे। ठीक। कि गुणन और परिक्रमा एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, यानी कि वास्तव में वृत्तीय गति तो दोनों होते हैं, लेकिन गुणन गति किसे कहेंगे और परिक्रमा गति किसे कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम गुणन को लेते हैं तो बच्चे डेफिनेशन याद करते हैं कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है,
उसे घूर्णन गति कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। सही है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर, जैसे कि ये मार्कर है, ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम गई तो एक चक्कर कंप्लीट कर ली, लेकिन ये घूर्णन गति कहलाएगी। अगर इसको परिक्रमा गति अगर करना है तो ये क्या करेगी, ये एक रेड मार्कर है, अगर ये इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रही है तो परिक्रमा गति कहलाएगी। दोनों कंडीशन में वृत्त का निर्माण हो रहा है, दोनों कंडीशन में 360 डिग्री घूम रहा है। अगर इस तरीके से हमने घुमा दिया तब भी ये 360 घूम रहा है, और यहां से ये घुमा दिया तब भी 360 बन रहा है। अब कंडीशन ये आती, घूर्णन किसे कहेंगे और परिक्रमा किसे कहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुरी पर घूमे, यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमे, तो उसे घूर्णन गति कहेंगे। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष गति करता हो, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति करता हो या उसके चारों ओर घूमता हो तो उसे परिक्रमा गति कहेंगे। एक और इसका डिफिनेशन ले लीजिए, जब ये गति कर रहा हो तो उसका जो अक्ष है वो स्थिर हो। क्या हो, उसका अक्ष स्थिर हो। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लट्टू का घूमना। क्या ले सकते हैं, लट्टू का घूमना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए लट्टू कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं। कौन कौन लट्टू घुमा लेता है। बहुत बड़ा किली हो जा रहा है ना, छोटा किली कर दे। नहीं, मैं जब भी पढ़ाता हूं इसको और लट्टू बनाता हूं तो लट्टू की कील ही बड़ी हो जाती है, छोटी नहीं बन पाती है, कील ही बड़ी बन जाती है इसकी। अब देखिए, तो ये क्या होगा, एक छोटा सा ऊपर भी होता है ना रस्सी फंसाने के लिए, तो ये कुछ इस प्रकार से गति कर रही होती है। ठीक, इसका जो अक्ष होता है, केंद्र इसका होता है अक्ष, ये स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जो इसके पूरे पार्ट होते हैं ये गति कर रहे होते हैं। तो ये भी एक हमारा डिफिनेशन हो जाएगा कि जब कोई पिंड, ध्यान से समझिएगा, जब कोई पिंड अपने स्थिर अक्ष पर चारों ओर घूमता हो और साथ साथ उस अक्ष के ऊपर जितने भी उसके साथ कण होंगे वो सब के सब वृत्तीय गति करते होने चाहिए, तो उस कंडीशन में उसे घूर्णन गति कहेंगे। समझ पाए आप? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। अब बात आ जाती है, परिक्रमा गति भी समझते हैं कि ये परिक्रमा गति कैसे हो जाएगा। देखिए, हालांकि ये वृत्तीय गति है, वृत्त के बने परिधि पे मार्ग पर गति कर रही है तो वृत्तीय गति है, लेकिन यहां पे ये सेंटर पॉइंट है। अब सोचना यह है कि ये वृत्त के बने परिधि के मार्ग पर गति क्यों करेगी भाई, क्यों करेगी गति। इसके केंद्र से कोई ना कोई इस पिंड के केंद्र पे बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। यानी कि इस सर्कल के केंद्र से कोई ना कोई बल इस पिंड के केंद्र पे लग रहा होगा, तभी तो ये इसके वृत्त के बने परिधि के मार्ग पे गति करेगी। भाई कोई किसी का चक्कर क्यों काटेगा, कोई किसी का चक्कर क्यों काटेगा। इंसान भी है, जहां फायदा होता है जाता तो वहीं पे है ना। क्या होता है, जहां फायदा होता है जाता वहीं पे है, जाहिर सी बात है। अगर इंसान को फायदा ना हो तो कोई काम क्यों करेगा, है कि नहीं। कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। चलिए, मेरा ना सही तो किसी और का हो तभी तो करेगा, फालतू का तो करेगा नहीं। तो देखिए होगा क्या, अब बहुत लोग होते हैं फालतू का भी कर लेते हैं, तो उनकी बात ही अलग है, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, अगर ये पिंड इस केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, इसके वृत्त के बने परिधि मार्ग पर घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। इस सर्कल के केंद्र से इसके पिंड के केंद्र पर कोई ना कोई बल लग रहा है, दूसरा फोर्स काम कर रहा है, तभी तो ये इस पिंड के चारों ओर घूम रहा है। समझे? तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। और वृत्तीय गति में कौन सा गति कहलाएगा, परिक्रमा गति कहलाएगा। समझ पाए आप,
समझ पा रहे हैं? क्या कहलाएगा? परिक्रमा गति कहलाएगा। क्लियर हुआ? समझ गया? तो ये हो गया हमारा वृत्तीय गति। जैसे कि आप एक रस्सी में एक पत्थर को बांध लो। क्या करो? एक रस्सी में एक पत्थर को बांध लो और बांधने के बाद उसका एक छोर पकड़ लो अपनी हाथ में, ठीक? जिस तरफ पत्थर ना हो और दूसरी तरफ क्या हो? पत्थर बंधी हो। उसको जब आप घुमाओगे तेजी से तो क्या होगा? एक पूरा का पूरा वृत्त का निर्माण करेगा और यहां से इसका सेंटर ऑफ व्यू तो यही रहेगा, हम पकड़े रहेंगे। यहां से हम बल लगाएंगे तभी तो घूमेगा। पत्थर को ऐसे आप पकड़ लोगे, रस्सी को तो नहीं घूमेगा। जब तक कि आप इस हाथों से बल नहीं लगाएंगे, नहीं घुमाएंगे, तब तक वो वृत्त का निर्माण नहीं कर सकती है। समझे? तो केंद्र से बल लग रहा है उस पत्थर पर तभी तो घूम रहा है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा परिक्रमा गति। और इसके केंद्र के चारों ओर तो घूम रही है ना वो पत्थर। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी क्या कर रही है? अगर इस पॉइंट को अगर हम सूर्य मान लेते हैं और इस पिंड को हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो इस सूर्य से क्या कर रही है? पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लग रहा है, तभी तो ये पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति कर रही है। समझ पाए आप? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति क्यों कर रही है? क्योंकि सूर्य के केंद्र से, यानी सूर्य से बल लग रहा है कहां पर? पृथ्वी के केंद्र की ओर। यही वजह है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और वहीं पे अगर एग्जाम्पल ले लेते हम चंद्रमा का, तो चंद्रमा क्या कर रही है? इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी से चंद्रमा के केंद्र की ओर बल लग रहा है। इस पृथ्वी से चंद्रमा के केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो ये चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर कर रहा है। समझ पाए आप? क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया वृत्तीय गति। अब आपको कभी कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं दोलन गति। क्या पढ़ते हैं? दोलन गति। देखिए दोलन गति, अब सीधा सा एग्जाम्पल के साथ में अगर समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप। क्योंकि अगर कोई भी आप सेंटेंस पढ़ाते हो या कोई भी थ्योरी देते हो, उसमें अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो मज़ा आ जाता है, पढ़ के दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है। जैसे कि ये मैंने गतियों के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार हम पढ़ते हैं दोलन गति के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के, जब कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर या उधर गति करता हो, उसे क्या कहेंगे? दोलन गति। जैसे कि ये मार्कर कर रहा है, देखिए मेरा पोजीशन बन नहीं पा रहा है इस मार्कर को लेकर के, नहीं तो मैं बनाता अच्छी तरीके से, ठीक। ये देखिए ये दोलन गति कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहें, झूला ले सकते हैं आप। क्या ले लेंगे? झूला। अब देखिए झूला क्या होता है कि जितना आगे जाता है उतना ही पीछे भी जाता है, लेकिन उसका जो रस्सी बंधी होती है वो निश्चित बिंदु रहती है, बंधी रहती है, और उसके जितना आगे जा रहा है झूला और जितना पीछे जा रहा है उतना आगे जाएगा, जितना आगे उतना ही पीछे। आगे पीछे भी ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो है कि दाएं और बाएं भी ले सकते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, क्या करता है? लेफ्ट राइट होता रहता है, केंद्र तो उसका निश्चित बंधा होता है, ठीक है। और जो पेंडुला होता है क्या करता है? घड़ी की पेंडुला लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, वो क्या कहलाएगी? दोलन गति। झूला क्या कहलाएगी? दोलन गति। क्योंकि झूला जितना आगे जाती है उतना ही पीछे जाती है। ये क्या हो गया? हमारा दोलन गति। समझ पाए आप? यहाँ पे कोई डिफिनेशन तो लिखवाने के आधार तक है नहीं, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, आप समझने वाली ये सारी चीज़ें हैं। तो याद करने वाली तो इसमें कुछ चीज़ ही नहीं है, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, बस माइंड में एक बार सेट कर लेना है। तो चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं गति के बाद। अब हम आगे चलते हैं तो देखिए जब ये गति कर रही है तो जाहिर सी बात है गति करेगी तो दूरी तो तय करेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे अब दूरी के बारे में कि दूरी किसे कहते हैं। यहाँ पे बच्चे दूरी को और विस्थापन को भी लेके कंफ्यूजन करते हैं, तो मैं दूरी और विस्थापन के भी बारे में बता रहा हूं कि दूरी किसे कहते हैं। चलिए इसे मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पे, और आगे ले चलते हैं आपको दूरी की तरफ। जब गति करेगी तो दूरी तय करेगी ही करेगी, जाहिर सी बात है। नहीं भी करेगी तब भी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर गति में दूरी तय ही हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन एक सिंपल सा मेथड हम लेके चलते हैं कि अगर गति करेगी तो दूरी तय करेगी भाई,
एक सिंपल सा हम अपना माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे दूरी, यानी कि जैसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए मैं सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेसिक से, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे नेक्स्ट टाइम कभी भी। चलिए अब हम बात करेंगे दूरी। देखिए यहां पे दो वर्ड्स आते हैं, एक तो होता है हमारा दूरी और दूसरा होता है विस्थापन, ठीक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको समझना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गया हमारा दूरी और दूसरा हो गया विस्थापन। अंग्रेजी में इसको डिस्टेंस और इसको विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात आती है कि दूरी किसे कहते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये माइंड में उनके कन्फ्यूजन हो जाती है, दूरी और विस्थापन को लेकर के नहीं हो पाती, दूरी में ही बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर पूछ दिया जाए दूरी का डेफिनेशन कि दूरी किसे कहते हैं, लो बच्चों को पता है कि दूरी किसे कहते हैं, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसको, उसकी थ्योरी नहीं बता पाते हैं। सबसे बड़े कन्फ्यूजन ये होता है, क्योंकि वो डीप में और डिटेल में पढ़े ही नहीं होते हैं। और जब डीप में और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप हर प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए एक बार पढ़िए लेकिन मजबूत पढ़िए, डीप में पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, कि दोबारा उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़िए, सटीक पढ़िए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हमें पढ़नी है कि जब बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार पढ़ें, आराम से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, डीप में पढ़ें, कि हमेशा पूरी की पूरी लाइफ हमारे माइंड में सेट बनी रहे, ठीक। क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम देने हैं, कंपटीशन की तैयारी करनी है, आगे बढ़नी है, तो जाहिर सी बात है हमें आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। हमारा ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी मैंने 8-10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं कम से कम, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है प्लेलिस्ट में। वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल लगा हुआ है, लिखा हुआ है उस पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा लिखा हुआ है, विश्व का भूगोल। आप उसे विस्तार रूप से एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख करके उसमें एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी भी हमारा स्टार्ट हो गया है, और साथ में हमारे टॉपिक दोनों चल रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से। चलिए, और इसके साथ साथ हमारा मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुका हुआ है, और अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका अलजेब्रा के नाम से, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पे भी कम से कम 8-10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, निरंतर क्लास जारी है हमारा। चलिए बात करते हैं दूरी, कि दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, क्या, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, क्या चीज, या चली गई जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे कि कोई वस्तु है, गतिशील है, इसने ए से लेकर के तक दूरी को तय किया। भाई बी नहीं लिखा मैंने, हर बार एग्जाम्पल ए से लेके बी ही लेंगे क्या, कभी कभी तो अल्फाबेट चेंज कर दिया करो, है कि नहीं। तो मैंने चेंज कर दिया, ए और के कर लेता हूं। देखिए ए से लेकर के और के तक दूरी तय किया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई मानिए आप, वो है 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। तो मैं पूछी ए से लेके के तक जाने में कितनी दूरी तय किया, यानी कितनी दूरी चली, तो 5 किलोमीटर, ठीक। अगर मैं यहीं पे पूछूं, यहां पे भी है और यहां पे एस है, पहले ले लेता हूं थोड़ा, ठीक। तो भी से एस तक की लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर है। तो एक लड़का है यहाँ पे, भाई लड़का ही तय करेगा, गाड़ी की तरह तय करेगा, कुछ भी तय कर सकता है। तो देखिए, अच्छे से नहीं लड़का बना, कोई बात नहीं, समझाना है हमें तो सिर्फ। तो देखिए, जब भी से के तक जाता है तो कितना दूरी चला या फिर तय किया, तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर। हाँ सही है। तो किसी गतिशील पिंड के द्वारा या फिर गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई, चली गई कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि यहां पे 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि ए से के तक जाता है और वापस लौट आता है एस नामक स्थान पे, एस बिंदु तक वापस आ जाता है। भाई ए से के तक जाता है, बाद में पता चलता है कि उसका वैलिड गिर गया है,
क्या गिर गया है? वायलेट गिर गया है। अब ए से जाता है के तक पहुंच जाता है नाश्ता, थक जाता है बेचारा, 5 किलोमीटर चलेगा, थक जाएगा कोई भी इंसान यार, पैदल चलेगा 5 किलोमीटर, थक जाएगा कि नहीं। तो वहां पे चाय पानी नाश्ता करता है और अपना वैलेट निकालता है पैसा देने के लिए दुकानदार को। लो वैलेट ही गिर गया रहता है। तो अब दौड़ता हुआ भागता हुआ पीछे जाता है, देखे कहाँ पे गिरा है, ढूंढते 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 चला जाता है। यहाँ पे घर होता है सोनम का। किसका घर होता है? सोनम का घर होता है। अब देखिए सोनम के घर के सामने पहुंच जाता है। क्या करता है? सोनम के घर के सामने तक पहुंच जाता है तो देखता है उसके घर के सामने उसका वैलेट गिरा होता है। तो वापस लौट के आ जाता है 2 किलोमीटर। कितना आ जाता है? 2 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं किसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप यहां पे अगर ये 2 किलोमीटर हो जा रहा है तो क्या आप बताओगे चलिए ये दूरी सिर्फ 3 ही किलोमीटर है, दो टोटल 5 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। जब ये 2 किलोमीटर निकल गया, 5 में से 2 माइनस हो गया तो बचा कितना? 3 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि चली गई कुल दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? चली गई कुल दूरी क्या है? तो आप यहां से न जोड़ना कि यहां से लेकर के और यहां तक 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 किलोमीटर, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा बेटा ये। क्योंकि यहां पे डिफिनेशन ये होगा दूरी का कि किसी गतिशील पिंड के द्वारा या फिर किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी। तो दूरी पूरा का पूरा चल कितना रहा है? 5 जा रहा है और 2 वापस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? याद रखना है आपको, 7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा तेज बनने की कोशिश ना करिएगा आप लोग, ठीक है? ज्यादा टैलेंटेड नहीं, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझते हुए चलिए। कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। टैलेंट जब ज्यादा बनेंगे प्रॉब्लम वहीं पे होगी। तो कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। ठीक। अब देखिए, अब कंडीशन ये बन जाती है कि दूरी तो आप समझ गए कि किसी गतिशील पिंड के द्वारा समय में या किसी समय में चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाएगी। अब देखिए बात आ जाती है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की। तो आपको याद रखना है कि किसी वस्तु के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा चली गई जो कुल दूरी है उसके आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी या जो सबसे न्यूनतम लंबाई होगी वो विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। कैसे? समझिए इस चीज को। देखिए यहीं इसी एग्जाम्पल में समझा देता हूं, इसी एग्जाम्पल में अलग से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए पहले क्या होता है? ये ए होता है, ये के होता है, यहां से 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है और एस तक आ जाता है। यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है भैया। और यहां से यहां तक दूरी 3 किलोमीटर और सोनम और के नामक बिंदु के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो रहा है? तो देखिए एस लिखा हुआ यहां सोनम का घर है, समझ जाइएगा। तो अब देखिए जब ये 5 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है तो ये रुका कहां पे? खड़ा कहां पे? एस नामक बिंदु पर, यानी सोनम के घर के सामने खड़ा है। तो मैं अगर दूरी पूछें कि ये दूरी कितना है तो आप क्या जवाब दोगे? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर, कुल तय की गई दूरी 7 किलोमीटर। अगर मैं ये पूछी कि यहां पे विस्थापन कितना है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने क्या आपको डिफिनेशन दिया कि किसी आरंभिक यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम लंबाई होगी उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यानी कि इस ए नामक स्थान से और इसकी यात्रा कहां खत्म हो रही है? सोनम के घर के सामने खत्म हो रही है। तो सबसे कम दूरी कितनी हो जाएगी? ए और एस की बीच की दूरी, ए प्लस एस तक की दूरी। ए और एस तक की दूरी कितनी है? कितनी है बताइए यार? 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। नीचे दिख रहा है आपको? ठीक, 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, नहीं दिख पा रहा हो तो समझ जाइएगा। कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो विस्थापन का क्या डिफिनेशन हो जाएगा कि किसी भी दूरी के आरंभिक और अंतिम बिंदु के सबसे निकटतम लंबाई को या दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। समझे? जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देता हूं। ये
ए है और ये एक्स है, ए और एक्स। अब देखिए ये ए और एक्स को आपस में क्या करना है, यहां पे एक ले लीजिए ए नामक स्थान पे एक लड़का खड़ा है, ठीक। अब इस ए को एक्स तक जाना है तो इसको जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये, भाई जब घर से निकलता है तो इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। कौन होती है? इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो ये सोचता है, पहले निकल जाता है थोड़ा 2 घंटे, तो कहता है, सोचता है चलो गर्लफ्रेंड के वहाँ भी मिल लेते हैं। तो चला जाता है ये जे नामक स्थान पे, जो जे पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता जुलता है, भाई हालचाल लेता है। और फिर उसके बाद से कहता है चलो यहीं से चल चलते हैं, बुआ घर तो रास्ते में ही है, चलो बुआ के वहाँ भी चले जाते हैं। तो चला जाता है बुआ के वहाँ। तो बुआ के वहाँ चला जाता है तो बुआ के नाम रहता है बी। क्या नाम रहता है? बी नाम रहता है। तो ये बुआ के वहाँ चला जाता है और फिर उसके बाद से फ्री होकर के आराम से कहाँ पे आता है? एक्स नामक स्थान पे आ जाता है। ठीक, क्लियर समझ पाए आप? अब देखिए ये हो गया 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर, अब इधर मान लीजिए कि ये 4 किलोमीटर है। समझा रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक। अब यहाँ पे जुड़ने ना लगिएगा कि ये 5 किलोमीटर है तो इधर वो जो है कि पाइथागोरस पर में ना लगाना लगिएगा आप लोग, समझे? तो ये कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। मैं मान लिया कि ये 5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, ठीक। अब देखिए, अब यहां से जाने का एक सीधा रास्ता भी है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को, डायरेक्ट पहुंच जाओगे यहां से, ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि इस व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति का नाम रहता है यल नाम रहता है, क्या नाम रहता है? यल नाम रहता है, ठीक। तो देखिए एल के द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। 5 4 9 2 11 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर समझ पाए? अगर यही पूछो कि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन तो केवल ए और एक्स की बीच की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विस्थापन क्या हो जाएगी? ए और एक्स की बीच की लंबाई हो जाएगी, यानी कि ए और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन। लेकिन अगर यहीं पे दूरी की बात की जाए तो इसकी दूरी क्या होगी? दूरी सबसे पहले क्या होगी? ए और एस की बीच की दूरी होगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? ए और एस की बीच की दूरी होगी। उसके बाद से क्या हो जाएगी? यहां से जे और बी की बीच की दूरी होगी। ए और ये तो 5 किलोमीटर, ए और जे लिखा हुआ है ना, ठीक। तो ए और जे की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? और जे और बी की बीच की दूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद बी और एक्स की बीच की दूरी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। समझ पाए आप? ए और जे कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ठीक। और जे और बी कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। और बी और एक्स कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा? 5 2 7 4 11 किलोमीटर। समझ पाए आप? क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा इस चीज को लेकर के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये दूरी होगी और विस्थापन करेगी तो कोई ना कोई इसका चाल भी होगा, स्पीड भी होगी। होगी कि नहीं होगी? स्पीड। तो आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूं, स्पीड के बारे में बताता हूं कि स्पीड किसे कहते हैं। एक चीज आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारी दूरी होती है, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे, कंफ्यूजन ना हो आप। यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। यहां पे थोड़े मैं आप लोग को 2-3 पॉइंट बता देता हूं ताकि आप समझ जाइए। इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और जगह भी मिल जाएगा हमें आपको समझाने के लिए, ठीक। देखिए बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर तेज बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे। और वाकई में अगर चीज़ें सीखना है तो अपने आप को बेसिक से ही सिखाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बेसिक आपका मजबूत हो जा रहा है तो ठीक है, हाई लेवल की चीज़ें आप पढ़िए, क्योंकि जब तक हाई लेवल की पढ़ेंगे नहीं तब तक कंपटीशन बीट होगा नहीं, ठीक है। तो बेसिक क्लियर रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगी पढ़ने में, है ना। चलिए एक तरफ लिखते हैं हम दूरी, क्या लिखते हैं? दूरी। और दूसरी तरफ लिखते हैं विस्थापन, ठीक।
कि इसमें अंतर क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इस चीज़ को लेकर के। टोपी तो ऊपरी बन जा रही है यार, बराबर का नहीं बन रहा है। ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक, दूरी और विस्थापन। देखिए कुछ कंडीशन है। अगर दूरी की बात करें तो दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, यानी कि नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। रेड कलर से लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। लेकिन यहीं पे विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सदिश राशि है। देखिए ये दूरी एक राशि है, विस्थापन भी एक राशि है, यानी कि आपको याद ये रखना है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ता हो, क्या पड़ता हो? सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ता हो, तो उन्हें अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए या फिर बताने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती हो, यानी दिशा को भी बताना पड़ता हो, तो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। क्लियर, समझ गए आप? ठीक, देखिए अगर एग्जाम्पल मैं लेकर समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दूरी, दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, और क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम्पल में। दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया। अब देखिए सदिश राशि में क्या हो जाएगा? सदिश राशि में बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बल हो गया, त्वरण हो गया। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? इसके साथ साथ हमारा संवेग भी हो जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल हैं। संवेग, ठीक है, दिख रहा है आपको? संवेग लिखा हुआ है, जिसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवेग। फोर्स हमारा हो जाएगा बल, एक्सेलरेशन हमारा त्वरण हो जाएगा। स्पीड जो हमारी दूरी है डिस्टेंस हो जाएगी, चाल हमारी स्पीड हो जाएगी, द्रव्यमान की बात करें तो मास हो जाएगा, अगर घनत्व की बात करें तो डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी क्या है? अदिश राशियों के एग्जाम्पल है, ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल है। ये हो गया दूरी। अगर दूरी में अगर और देखा जाए तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक, अब देखिए विस्थापन तीनों हो सकता है। कौन कौन सा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दिख रहा है आपको इधर, शून्य भी हो सकता है। शून्य लिखा हुआ है, थोड़ा आगे से लिख दूं क्या? या नहीं दिख रहा हो तो शून्य आगे ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शून्य। तीनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक ही होगी। क्या होगी? धनात्मक ही होगी, कभी ना ही शून्य होगी और ना ही ऋणात्मक होगी। हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर ये ए से एल तक दूरी जाती है तो ए से एल तक कोई ना कोई लंबाई होगी तो दूरी होगी। भले ही वापस चली जाती है ए नामक बिंदु पर तो क्या होगी? अगर 2 किलोमीटर की दूरी है ए और एल से बीच के बीच में, तो जितना जाती है उतना वापस भी आ रही है, तो दूरी कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो ये क्या कभी जीरो या फिर ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। लेकिन विस्थापन देखिए क्या हो जाएगी? मैंने क्या बताया? आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी विस्थापन कहलाएगी। तो अगर ये 2 किलोमीटर गया और फिर 2 किलोमीटर आ गया उसी बिंदु पर, तो मैंने क्या बताया? आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ठीक, तो देखिए ये तो ए से स्टार्ट किया, फिर ए पर घूम के चला आया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। अगर यहीं पे हो जाता कि इस ए के पीछे एक और स्थान है जिसका नाम है के,
जिसकी लंबाई ए से लेके कहां तक है, 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, यहां पे विस्थापन आगे गया, फिर यहां बिंदु तक आया, फिर पीछे आ गया, तो अब तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। इस कंडीशन में ये ऋणात्मक हो जाएगा। ए और के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, कितना माइनस में, कितना हो जाएगा, यानी विस्थापन यहाँ पे 4 किलोमीटर माइनस में। तो देखिए यहाँ पे शून्य हो गया, ऋणात्मक हो गया, और सिर्फ अगर ए और एल के बीच की दूरी ले लिया जाए, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है ए से और एल पे जाके रुक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक विस्थापन होगा। समझ पाया। तो ये हो गया हमारा कि हमारा जो विस्थापन होता है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। किसी भी कंडीशन में अगर चाहे तो कंडीशन अलग अलग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया हमारे विस्थापन, और अदिश राशि और सदिश राशि भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में, चाल के बारे में, ठीक। चलिए अब इन कंडीशनों में चाल तो होगा ही होगा, गति कर रही है तो चाल होगी उसकी कोई ना कोई। चलिए अब हमारी पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो किसी न किसी स्पीड से घूम ही रही है। कमेंट में बताइएगा कितने की स्पीड में घूर्णन कर रही है और कितने की स्पीड में परिक्रमा कर रही है। दोनों में स्पीड अलग अलग है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी है और पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं चाल। क्या बात करते हैं, चाल, यानी कि स्पीड के बारे में, ठीक। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा या फिर किसी गतिशील पिंड के द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी गतिशील पिंड के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक। समझ पाए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसी गतिशील पिंड के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखिए चाल यानी चाल बराबर क्या पढ़ते हैं, मैथ में बहुत हम लोग रटते हुए चले आ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। तो अगर दूरी की बात करें, देखिए मैं भूल गया आप लोग को बताना, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं, नहीं बताया हूं तो क्या होगा, चाल गुणे समय। दिख रहा है आपको, दूरी बराबर चाल गुणे समय लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाएंगे आप, समझदार तो ही हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी या चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, ठीक। अब बात आती है कि चाल भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, चाल कई प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे ये समझ गए होंगे, रफ करता हूं, मिटा देता हूं मैं, फिर उसके बाद आगे बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए एक होता है हमारा, एक एक लाइन की चीजें हैं, समझ लीजिए, समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक समान चाल, कंफ्यूजन बहुत कर देती हैं ये सब वर्ड्स। एक समान चाल, दूसरा हो जाएगा असमान चाल, और तीसरा हो जाएगा औसत चाल, ठीक। अब देखिए एक समान चाल, ये कोई रास्ता है, ध्यान से समझिएगा आप, ये एक रास्ता है, ठीक। ट्रेन की पटरी है मान लीजिए, जे से लेकर के और पी तक। अब ट्रेन जाती है तो कई जगह रुकती हुई चलती है, 2-3 इसके स्टॉपेड है, ठीक, 4 स्टॉपेड है मान लीजिए। तो ये चलना पर आराम करती है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यहां पर एक M से लेकर के L तक दूरी है। यहां पे भी एक ट्रेन है, स्टॉपेट है, 1, 2, 3 स्टॉपेट है, लेकिन इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर है। बीच की दूरी बराबर है, क्या है, बराबर है। तो देखिए यहां पे भी पटरी है, यहां पे भी पटरी है, इनकी बीच की स्टॉप की जो दूरियां है वो बिल्कुल समान है,
और यहाँ पे अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई तो 2 किलोमीटर जाने में मान लीजिए 20 मिनट लगा, यहाँ पे भी 20 मिनट लगा, यहाँ पे भी 20 मिनट लगा और यहाँ पे भी 20 मिनट लगा। हर 2-2 किलोमीटर जाने में इनको कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 मिनट का टाइम लग रहा है। यानी कि यहां से हमारा सिंपल सा एक डिफिनेशन निकल गया एक समान चाल के लिए या फिर समान चाल के लिए कि किसी गतिशील पिंड के द्वारा समान समय में अगर समान दूरी को तय करता हो तो उसे एक समान चाल कहेंगे। समझ पाए आप? समान समय में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, यानी हर 20-20 मिनट में अगर एक समान दूरी को तय करती हो, यानी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी को अगर तय कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे एक समान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। और असमान चाल की अगर बात आ जाए, असमान चाल की अगर बात आ जाती है, सपोज दैट अगर कि यहाँ पे दूरी तय करने में अगर 35 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ भी 35 मिनट, यहाँ भी 35 मिनट, यहाँ भी 35 मिनट और यहाँ भी 35 मिनट। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? समय तो समान है लेकिन दूरियां अलग अलग तय हो रही हैं। क्या हो रही हैं? दूरियां अलग अलग तय हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? समान समय में अलग अलग जब दूरियों को तय करता हो तो उसे असमान चाल कहेंगे। समझ पाए आप? जब समान समय में समान दूरियां तय करती हो तो उसे एक समान चाल कहेंगे या समान चाल कहेंगे, और जब समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती हो उसे असमान चाल कहेंगे। और औसत चाल क्या कहेंगे? तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय क्या कहलाएगा? तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय। यानी कि अगर औसत चाल की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो तय की गई कुल दूरी कितना है? 6 + 4 + 3 + 2 + 2। अगर हम यहीं पे इसके टाइम की बात कर लेते हैं तो कितना लग रहा है? 35 मिनट 35 मिनट। कितने बार लेंगे? 5 टाइम लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, 35 मिनट 35 मिनट और 35 मिनट। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अनुपात जो होगा इसका रेशियो कहलाएगा क्या? औसत चाल। क्या कहलाएगा? औसत चाल। यानी तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ की औसत चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 + 2। ठीक, और टाइम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट। ये क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। समझ पाए आप? क्लियर हो गया? ये हो गया एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्लियर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, आप लोगों को सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आगे मैं आप लोगों को जो है कि वेग के बारे में पढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी कि जिसे वेलोसिटी बोलते हैं, और उसके बाद से त्वरण के बारे में पढ़ा दूंगा, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा दूंगा। उसके बाद से हमारी जो गति के जो भी हमारे यहाँ पे जो भी डेफिनेशन होंगे वो सारी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये सब गति के ही हैं। अगर चाल कर रहा है तभी गति हो रही है, गति भी हो गया, विस्थापन कर रहा है उसमें भी गति हो रहा है, दूरी तय कर रहा है तब भी गति हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे भी गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गति भी हो रहा है। वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बता दूंगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय